नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। हरिराम पटेल सर की कंप्यूटर का विशेष अध्ययन, ये जो किताब है कंप्यूटर विशेष अध्ययन, इसका हम पूरा सीरीज लेकर आ रहे हैं। चैप्टर वाइज सारे डिटेल्स हम कवर करा रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो इसी सीरीज में ये चौथा लेक्चर है, चौथा वीडियो है। चैप्टर 1 हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, जिसमें जितने सारी बातें हैं सब देख रहे हैं, जो एग्जाम में आने लायक चीज़ें हैं उसको भी हम गौर कर रहे हैं। ठीक, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, बिना समय लिए सीधे स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक देखेंगे सिस्टम यूनिट के प्रमुख घटक। तो पहला जो चैप्टर है उसका ये चौथा लेक्चर, सिस्टम यूनिट के प्रमुख घटक, मतलब इंपॉर्टेंट जो भी कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो भी कंपोनेंट्स हैं सिस्टम यूनिट के, मतलब कंप्यूटर का समझ लो, वो सारे कंपोनेंट्स आज हम चर्चा करेंगे। ये मात्र 10 से 12 मिनट का टॉपिक रहेगा, 10 से 15 मिनट के बीच टॉपिक रहेगा, छोटा सा टॉपिक है। फिर जो नेक्स्ट क्लास रहेगी इसके बाद की क्लास, उसमें हम आविष्कार और आविष्कारक के बारे में देखेंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसको मैं बहुत आसानी से आपको याद कराऊंगा ट्रिक के माध्यम से। तो अगले क्लास का भी इंतजार करिएगा। फिर हमारा ये 5 लेक्चर में पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर छठवें चैप्टर से, छठवें लेक्चर से हम क्या देखेंगे, हम नया चैप्टर, नया अध्याय देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर कैबिनेट। कंप्यूटर कैबिनेट आमतौर पे ये जो डब्बा दिख रहा है ना, ऐसे डब्बा, कंप्यूटर सिस्टम आप लेके आते हैं तो एक ठोक डेस्कटॉप रखे रहता है, कीबोर्ड रखे रहता है, माउस है, और साइड में जो ऐसे लंबा सा डब्बा रखे रहता है जिसको हम आमतौर पे सीपीयू बोल देते हैं। एक्चुअली सीपीयू तो उसके अंतर्गत एक छोटा सा पार्ट है, सीपीयू तो छोटा सा हिस्सा है, वो पूरा का पूरा एक आउटर कवर है, समझ लो, उसका एक बाहरी आवरण है, सीपीयू का बाहरी आवरण है। तो उसका एक्चुअल जो शब्द होना चाहिए, उपयोग में आया जाना चाहिए, वो है कंप्यूटर कैबिनेट। वो क्या होगा, कंप्यूटर कैबिनेट बोलना चाहिए, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में सीपीयू, उसी को ही सीपीयू बोल देते हैं। बट ठीक है, जैसे ही बोलते हैं, देखते हैं। कंप्यूटर कैबिनेट, कंप्यूटर कैबिनेट, कंप्यूटर कैबिनेट कंप्यूटर सिस्टम का बाह्य आवरण होता है, आउटर कवर है, आउटर लेयर है, आउटर कवर है, जो प्लास्टिक या किसी अन्य धातु से बनाता है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा किससे बना होता है। कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर ही कंप्यूटर के सारे पार्ट्स एकीकृत किए जाते हैं, असेंबल किए जाते हैं, समझ लो, है ना, सारे पार्ट्स असेंबल्ड होते हैं। मदरबोर्ड और कंप्यूटर से जुड़ी सारे ड्राइव कैबिनेट के अंदर ही होते हैं, जितने भी ड्राइव हैं सारे के सारे कैबिनेट के अंदर ही मिलते हैं। और सभी पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर कैबिनेट के पोर्ट में लगाए जाते हैं। इससे पहले पोर्ट वाला लेक्चर देखे ना, पोर्ट क्या है वो तो समझ आई गया हो गया। तो जो भी पेरिफेरल डिवाइस पूछता है क्या है, तो इनपुट डिवाइस प्लस आउटपुट डिवाइस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं, है ना। और ये जैसा मैं बोल रहा था, सामान्य भाषा में लोग कंप्यूटर कैबिनेट के लिए सीपीयू शब्द का उपयोग कर देते हैं। अब आप कंप्यूटर जब भी चलाए होंगे, जब भी लेकर आए होंगे, तो आपको कंप्यूटर दुकान वाला बोला होगा कि भैया साथ में एक 3, 4, 5 हज़ार का यूपीएस आएगा, उसको भी लगा लेना। क्यों लगा लेना, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चले गई, बिजली चले गई, तो आप जो भी डेटा रख रहे हो ना, वो बिना सेव हुए कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और भैया उड़ने के भी चांस रहेंगे, उड़ गया तो इतना महंगा कंप्यूटर फिर कौन रिस्क लेगा उसको। तो इसके लिए, ताकि बिना किसी बिना किसी अवरोध के लगातार उसको बिजली मिलते रहे, इसीलिए एक कंपोनेंट यूज किया जाता है, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो अनइंटरप्टेड, ये टेबल हो गया, अनइंटरप्टेड है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये किस लिए यूज किया जाता है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में विद्युत बैकअप के लिए किया जाता है। आधे घंटे तक वो खींच देगा, अलग अलग पावर के हिसाब से। छोटा 4-5 हज़ार कर लोगे तो आधे घंटे तक वो कंप्यूटर को पूरा चला देगा आपको, है ना। यूपीएस डिवाइस को मुख्य विद्युत कनेक्शन और कंप्यूटर के बीच जोड़ा जाता है। जैसे ये आपका एक सॉकेट हो गया, ये एक सॉकेट हो गया, ये सॉकेट्स को यूपीएस से कनेक्ट करेंगे, है ना, ये यूपीएस से कनेक्टेड रहेगा। और यूपीएस से कनेक्टेड रहेगा क्या, कंप्यूटर। तो ये इसको पावर सप्लाई दे रहा है, ये इसको पावर सप्लाई दे रहा है। सपोज यहाँ से ये बंद हो गया, तो इसके अंदर इतनी बैटरी रहेगी कि ये 20-30 मिनट खींच दे कंप्यूटर को चलाने के लिए।
पावर सप्लाई यूनिट, ये भी वैसे पावर सप्लाई यूनिट है। वर्तमान समय में कंप्यूटर में पावर सप्लाई के लिए एसएमपीएस, इसका फुल फॉर्म रखना, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में पावर सप्लाई यूनिट की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कंप्यूटर घरेलू उपयोग में आने वाली एसी धारा से नहीं चलता है। जो घरेलू उपयोग में आने वाली एसी धारा से नहीं चलता, तो किससे चलता है? डीसी धारा की आवश्यकता होती है। अब ये बचपन में आप पढ़े होंगे एसी डीसी करंट, डीसी डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट जिसका फ्लो ऐसे होता है एकदम डायरेक्ट, इसमें झटका ज्यादा मारता है। बचपन में पढ़ते थे नहीं, एसी में ज्यादा झटका मारता है कि डायरेक्ट करंट में मारता है। और एक अल्टरनेटिंग करंट होता है एसी करंट, तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ऐसे कम ज्यादा ऐसे जाती है। ठीक, तो कंप्यूटर के लिए डीसी धारा की आवश्यकता होती है, इससे नहीं चलता, इसलिए इसको पावर सप्लाई यूनिट की आवश्यकता होती है। समझ आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। मदरबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सिस्टम यूनिट का मदरबोर्ड है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको याद करना है। तो मदरबोर्ड को पीसीबी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीसीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक, तो मदरबोर्ड को और क्या नाम से जाना जाता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आता है। सिस्टम यूनिट के अंदर एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य घटक होता है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और सीपीयू कहाँ होता है? मदरबोर्ड में ही होता है। सीएम या एमसी करके याद रख लेना, एम से मदरबोर्ड, सी से सीपीयू, मदरबोर्ड में ही सीपीयू होता है। ध्यान रहेगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के सारे आंतरिक उपकरणों का मदरबोर्ड अपने अंदर जोड़ के रखता है तथा उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार होता है। मदरबोर्ड प्लास्टिक का बना सर्किट बोर्ड है। ठीक है, मदरबोर्ड में धातु के तार प्रिंट होते हैं, ये सब को नहीं। इन तारों को हम बस कहते हैं। बस का क्या काम रहता है? जैसे आप बस से एक जगह से दूसरे जगह जाते नहीं, बस वैसे ही एक इंफॉर्मेशन को दूसरे जगह पहुंचाने के लिए किसका यूज किया जाता है? बस का यूज किया जाता है, एक तार का यूज किया जाता है। उस तार को हम क्या बोलते हैं? बस कहते हैं। समझ आई बात? मदरबोर्ड पर सारे उपकरण इन बस या फिर तारों के माध्यम से ही आपस में जुड़े होते हैं। धातु की बनी इन्हीं पतली रेखाओं के माध्यम से कंप्यूटर के आंतरिक घटकों के मध्य सूचना का आदान प्रदान होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। ठीक, समझ आई बात? अब कंप्यूटर की सभी प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड पर ही स्थित होती है। मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूं और जब जब आएगा तब तक इसका जिक्र करूंगा। मेमोरी दो प्रकार का, बार बार बताने का कारण एक ही है जी, कि ये आपको परमानेंट आपके दिमाग में घुस जाए, छप जाए। मेमोरी दो टाइप का, एक को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी या फिर इसी का दूसरा नाम है मेन मेमोरी, और एक बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, या इसी कोई ऑक्सिलरी सहायक मेमोरी भी बोलते हैं। तो प्राइमरी या मेन मेमोरी मतलब मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी, इसके अंतर्गत चार प्रकार के मेमोरी आते हैं, आप याद रखना। रैम, रोम, रजिस्टर, तीन ठोक तो आर हो गया, आर वाला मूवी देखे नहीं, आर। तो रैम, रोम, रजिस्टर और कैश, तो ये सारे के सारे मेमोरी मदरबोर्ड पर ही स्थित होते हैं। ध्यान रहेगी बात। चलो बस मैंने बता दिया कि भैया एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बस के माध्यम से ही होता है। ठीक, और बस दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल बस, एक्सटर्नल बस। ये नहीं पूछेगा इंटरनल एक्सटर्नल, ये दे दिया है तो ठीक है, नाम से क्लियर है। इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस क्या? अंदर में जो भी कंपोनेंट है उनको जोड़ने का काम जो बस करेगा उसको इंटरनल बस करेंगे, और बाहरी कंपोनेंट को अंदर से जोड़े, जो बस जोड़े, उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल बस। बस इतना सही डेफिनेशन है ना, और बाकी और डिटेल में नहीं जाना है, बट ठीक है, लिखा हुआ तो उसको पढ़ लेते। बस कंप्यूटर के अंदर सभी आंतरिक कंपोनेंट, इंटरनल कंपोनेंट्स या आंतरिक जो घटक हैं मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं, यह भी बता दिया। इन कंपोनेंट्स को आपस में एक धातु की प्रिंटेड तार के माध्यम से जोड़ा जाता है। इन तारों को क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। और बस का प्रयोग कंप्यूटर के आंतरिक और बाह्य घटकों के बीच डेटा और सूचना का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये तो मैं बता चुका हूँ, चर्चा कर चुके हैं। दो प्रकार के बस होता है, इंटरनल बस, एक्सटर्नल बस। जो अंदर के कंपोनेंट्स को जोड़े, इंटरनल बस। जैसे क्या लिखा हो, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्थित सभी आंतरिक कंपोनेंट इंटरनल बस के माध्यम से जोड़ा जाता है। जैसे रैम, रोम, सीपीयू और अन्य सभी डिवाइस जो मदरबोर्ड पर उपस्थित हैं वो इंटरनल बस से जुड़े होते हैं। इंटरनल बस तीन प्रकार के होते हैं, सुन लेना लेकिन याद मत रखना, एक बार रीड मार के छोड़ देना, इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ठीक, एक्सटर्नल बस क्या? कंप्यूटर के बाह्य घटकों को, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन्हें कंप्यूटर के आंतरिक घटकों से जोड़ने के लिए एक्सटर्नल बस का यूज किया जाता है। जो भी बताया, जो अंदर के कंपोनेंट्स को जोड़े इंटरनल बस, जो बाहर के कंपोनेंट्स को जोड़े, बाहर के कंपोनेंट्स को जोड़े वो एक्सटर्नल बस। जैसे हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए एक साटा केबल का यूज किया जाता है जो कि एक एक्सटर्नल बस है। समझ आई बात? अब हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ते पढ़ते मदरबोर्ड तक आए। अब मदरबोर्ड के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं उसको भी हम पढ़ लेंगे, है ना। मदरबोर्ड के अंदर का कंपोनेंट्स देखते हैं। तो मदरबोर्ड का
सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक सिलिकॉन का बना चिप है, सिलिकॉन का बना चिप है जो मदरबोर्ड पर लगा होता है। और सीपीयू का मेन कंपोनेंट किसको बोलते हैं? सीपीयू, मदरबोर्ड का मेन कंपोनेंट किसको बोला जाता है? मदरबोर्ड का मेन कंपोनेंट, मुख्य घटक कौन है पूछा है तो सीपीयू। और सीपीयू को ही ब्रेन भी बोल देते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या हार्ट भी बोल देते हैं, ब्रेन या हार्ट। समझ आई बात? जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है सब सीपीयू में होता है। जितना भी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स वाला काम होता है सीपीयू में होता है। जो भी लॉजिकल चीजें हैं सीपीयू में प्रोसेस की जाती हैं। वही लिखा है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की सभी गणनाएं सीपीयू में होती हैं। गणितीय गणनाओं के लिए सीपीयू में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रण के लिए कंट्रोल यूनिट का यूज होता है। शुरुआत के लेक्चर में मैंने बताया था सीपीयू के अंतर्गत 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है एमयू। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिकल और लॉजिकल जितने ऑपरेशन होते हैं ये एएलयू एग्जीक्यूट करता है। कंट्रोल यूनिट आपस में कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट देखता है। स्टोरेज का काम मेमोरी यूनिट देखता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कंप्यूटर की सबसे छोटी और तीव्र मेमोरी रजिस्टर सीपीयू में ही उपस्थित होती है। कभी कभार रजिस्टर आंसर लेता है, कभी कभार कैश आंसर लेता है ना। रजिस्टर कैश दोनों आप याद रख लेना, अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं दिया तो कैश भी ले लेना। जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू से आशा है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ग्राफिक्स से संबंधित कार्य, ग्राफिक इफेक्ट और वीडियो को हैंडल करने में मदद करती है। ये जीपीयू का काम देखते हैं, इसको याद कर लेना। अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया है। अधिकांश कंप्यूटर पर जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड पर या पीसीआई स्लॉट या राइजर कार्ड पर मदरबोर्ड पर एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड मतलब उसमें लगा हुआ होता है। या फोटो देख सकते हैं, ये मदरबोर्ड और उसके कंपोनेंट्स हैं, सारे के सारे देख सकते हो एक बार। फिर मैथ को प्रोसेसर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड मार के छोड़ना। यह कंप्यूटर में गणितीय गणनाओं को करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर की सहायता करता है। एक्सपांशन स्लॉट, एक्सपांशन स्लॉट क्या होता है देखना कभी कभार। रैम रोम की एक कैपेसिटी होती है, रैम की कैपेसिटी होती है, आप उसको बाद में बढ़ा सकते हो, उसको एक्सपांड कर सकते हो। तो एक्सपेंड करने के लिए वो एक्सपेंशन स्लॉट दिया रहता है, उसमें फिट किए रैम बढ़ गया सर। एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड पर किसी उपकरण को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। जैसे रैम का एक स्लॉट एक्सपेंशन स्लॉट है, जिसमें भविष्य में उपकरण की क्षमता बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन स्लॉट में उपकरण लगाए जा सकते हैं। अलग से रैम स्लॉट के बारे में भी बता दिया। मदरबोर्ड पर रैम को लगाने के लिए एक स्लॉट लगा होता है, लेकिन बाद में इसको अगर कैपेसिटी बढ़ाना है तो इसमें लगा सकते हैं, जिसमें रैम को अटैच किया जाता है। रैम स्लॉट की संख्या 2 होती है, जिसमें हम भविष्य में रैम के आकार को बढ़ाने या घटाने के लिए रैम को बदल सकते हैं। रोम स्लॉट ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता। रोम स्लॉट में रोम चिप कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा कंप्यूटर निर्माण के समय ही लगा दिया जाता है, इसलिए उसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो अब इसको चेंज नहीं कर सकते, घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन इसके डेटा को रीराइट किया जा सकता है। आजकल इलेक्ट्रिकली उसको इरेज करके नया डेटा लिखा जा सकता है, राइट किया जा सकता है। रोम स्लॉट एक फिक्स स्लॉट है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, परंतु आधुनिक समय में इसमें लिखे डेटा को बदला जा सकता है, इरेज करके बदला जा सकता है। साउंड कार्ड ये सुनने के लिए रहते हैं भैया, जो साउंड कार्ड मदरबोर्ड के पीसीआई स्लॉट में लगा होता है। साउंड कार्ड का कार्य ध्वनि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना होता है। स्पीकर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूशन साउंड और एरर साउंड के संकेतों को सुनने के लिए आंतरिक स्पीकर लगे होते हैं। सीमॉस चिप, इसमें याद रखने वाली चीज सीमॉस चिप है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। पहला जो याद रखने वाला बात यह है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका फुल फॉर्म है। सीमॉस चिप का फुल फॉर्म क्या? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप, ये सीमॉस चिप का फुल फॉर्म है। सर इसका काम क्या रहता है? आप ये नोटिस किए होंगे कि आपका कंप्यूटर, आप उसको बंद कर दो, सारी चीज बंद कर दिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उसको मिल नहीं रही है, फिर भी जब आप 2 घंटे बाद कंप्यूटर को चालू करोगे तो टाइम और डेट एकदम अप टू डेट मिलता है। कभी सोचे हो कि वो किस वजह से मिलता है? वो सीमॉस चिप की वजह से मिलता है। तो सीमॉस चिप में एक मेमोरी है, समझ लो बैटरी रहती है, वो उसमें टाइम को अपडेट करते जाता है, टाइम और डेट को। सीमॉस चिप एक छोटी मेमोरी होती है जो मदरबोर्ड पर स्थित होती है। सीमॉस चिप में एक बैटरी लगी होती है जो कंप्यूटर के बंद रहने पर भी सीमॉस को ऑन रखता है। कंप्यूटर के बंद होने के बाद जब कभी भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं वो हमेशा सही समय बताता है। यह सीमॉस चिप के कारण ही संभव हो पाता है। सीमॉस कंप्यूटर के बंद होने पर सिस्टम के डेट और टाइम को अप टू डेट रखती है, यह भी बताया। फिर ये पढ़ सकते हो, ये स्लॉट लास्ट 2, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको दोनों को करने से पहले मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। हमारे संस्थान द्वारा हॉस्टल वार्डन का कोर्स कराया जा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कंपटीशन बहुत है दोस्त, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा चूक आपको कंपटीशन से बाहर कर सकती है। आप अभी रिजल्ट में देखे होंगे पॉइंट मार्क्स में सेम मार्क्स आया, जैसे 54.662 करके मार्क्स आया, 54-55 लोग उसी में ही अटके हुए हैं सेम मार्क्स की वजह से। जिसका डेट ऑफ बर्थ कम है वो नीचे खिसक जाता है रैंक में। तो इतने अंतर से चूकते हैं, और ये मौका आपको फिर दोबारा मिले ना मिले। हॉस्टल वार्डन एक ऐसा जॉब है
जिसमें आप बढ़िया 24 घंटे पढ़ सकते हो। मतलब वहाँ रह के आपको काम करना है, वहाँ रह के बच्चों की देखभाल करना है, 24 घंटे तो आपको वही रहना होता है। आप बढ़िया आराम से पढ़ सकते हो। ऐसा जॉब है जो एकदम ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है। नहीं तो बाकी और गवर्नमेंट जॉब में स्ट्रेस रहता है, आप दोबारा और पढ़ नहीं पाओगे। अगर आपके जहन में ये बात होगी कि मैं आगे और तैयारी करना चाहता हूँ, आराम से इस जॉब में तैयारी कर पाना संभव है। तो थोड़ा सा भी चूक आप नहीं कर सकते, इसलिए आप हॉस्टल वार्डन का कोर्स परचेस कर सकते हो। इसमें जितना आप पढ़ोगे वो सफिशेंट रहेगा, ठीक है, सफिशेंट रहेगा। ये कोर्स की फीस 4,000 रुपये है, बट शुरुआत में हम इसे मात्र 1499 रुपये में अवेलेबल करा रहे हैं। इसका लाभ आप ले सकते हो। कोर्स परचेस करने के लिए ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे वैसे सारी जानकारी तो दिख ही रही होगी। कोर्स परचेस करने के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से डायरेक्ट परचेस कर लेना, या फिर ये नंबर पर भी कॉल कर सकते हो 8770123687। इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे मिलेगा 99 रुपीज़ में, मात्र 99 रुपये में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एक हॉस्टल वार्डन का टेस्ट अलग से है, और ये कंप्यूटर का ही क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो 99 रुपये में अलग से कंप्यूटर का भी टेस्ट है। 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, 1000 क्वेश्चन कंप्यूटर के टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, जो आपकी कंप्यूटर की तैयारी चांद चांद लगा देगा, ठीक है, 4 चांद लगा देगा। तो चलिए आखिरी 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं। एपीजी स्लॉट, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह मदरबोर्ड का वह स्लॉट है जहां पर ग्राफिक कार्ड को अटैच किया जाता है। इस स्लॉट में हाई परफॉर्मेंस वाले ग्राफिक कार्ड को लगाया जाता है, जिसका प्रयोग 3D ग्राफिक्स देखने के लिए किया जाता है। पीसीआई स्लॉट है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। यह मदरबोर्ड का वह स्लॉट है जिसमें पेरिफेरल कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और साउंड कार्ड। ये आपका 4 लेक्चर खत्म हुआ टोटल। इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, अगर आपका प्यार, आपका अच्छा रेस्पॉन्स मिलते चला तो। पहले वीडियो में अब तक अभी 2 दिन के अंतर्गत ही 8,000 व्यूज़ आ चुके हैं, जो एक अच्छी बात है। 8,000 कैंडिडेट्स देख रहे हैं, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे वीडियोस में व्यूज़ कम होते जा रहे हैं। आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं कि क्या पता नहीं, बट ठीक है, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते चलूँगा। अगर आप लोग उसको बढ़िया देखोगे, शेयर करोगे, कमेंट्स करते रहोगे, लाइक करते रहोगे, तो इस सीरीज़ को पूरा आगे बढ़ा दूंगा। ये पूरा किताब आपके जहन में बसा होगा, और ये किताब अगर आपके जहन में बस गया तो सोच लो कंप्यूटर में 30 में 30 लाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो कंप्यूटर विशिष्ट परिचय द्वारा, किसके द्वारा, हरिराम पटेल के द्वारा जो ये किताब है, ये पूरा आपके जहन में बसा होगा A to Z, ठीक। नेक्स्ट क्लास में आविष्कार एवं आविष्कारक देखेंगे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ भले नाम नहीं दिया है, ईयर नहीं दिया है, कौन से कब पूछा गया है, लेकिन बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको रट लेना, एज इट इज़ पूरा रटा दूंगा। कल का क्लास अटेंड करना, नेक्स्ट क्लास अटेंड करना, फिर हम लोग दूसरे चैप्टर में जंप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।